स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 9/11 अटैक। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। 11 सितंबर 2011 दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स यानी यूएस प्रेसिडेंट के लिए किसी आम दिन जैसा ही था। वॉशिंगटन डीसी से करीब 1000 मील दूर फ्लोरिडा के एक स्कूल में तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश का एक प्रोग्राम चल रहा था। बुश और स्टूडेंट्स के बीच खुशनुमा बात शुरू होने ही वाली थी कि व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रू हिलकार्ट जूनियर आए और बुश के कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहा। प्रेसिडेंट बुश के चेहरे का रंग थोड़ा उड़ जाता है, लेकिन जल्द ही वो खुद को नॉर्मल कर लेते हैं और सब कुछ पहले की रफ्तार से चलने लगता है। क्लास में स्टूडेंट्स के साथ बातचीत का सिलसिला चल पड़ता है। कुछ ही देर बाद चेहरे पर बेचैनी छिपाए एंड्रू कार्ड फिर क्लास में एंट्री करते हैं। इस बार वो बुश के कान में बेहद नापतोल कर कुछ 11 शब्द बोलते हैं। प्रेसिडेंट बुश कार्ड की बात सुनकर चौंक जाते हैं और खौफ में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो शांत रहते हैं। आप सोच रहे होंगे एंड्रू कार्ड ने उनके कान में क्या कहा, तो बता दें कि एंड्रू ने अमेरिका पर अटैक के बारे में प्रेसिडेंट बुश को बताया था, जिसे आज 9/11 अटैक के नाम से जाना जाता है। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के ऊपर ये एक टेररिस्ट अटैक था। आज की वीडियो में हम 9/11 अटैक पर ही बात करने वाले हैं। जानेंगे कैसे इस अटैक को अंजाम दिया गया था, इसके पीछे क्या प्लानिंग थी और इस अटैक के पीछे किसका हाथ था। साथ ही अमेरिका समेत पूरी दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इस पर भी चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। What happened on 9/11? 11 सितंबर की सुबह का वक्त था। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 बॉस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट की डेस्टिनेशन लॉस एंजलिस है। करीब 92 लोग इस प्लेन में सवार हैं, जिनमें से 11 क्रू मेंबर्स हैं और 81 पैसेंजर्स हैं। टेक ऑफ करने के करीब 15 मिनट बाद पता चलता है कि इन 81 पैसेंजर्स में से 5 हाईजैकर्स हैं। थोड़ी देर बाद ही ये सभी हाईजैकर्स प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और जबरदस्ती कॉकपिट में घुसते हैं। इन हाईजैकर्स में से एक पायलट की तरह ट्रेंड है और इसका नाम है मोहम्मद आटा। बाय नेशनैलिटी ये एक इजिप्शियन है और 33 साल का है। ये पायलट और को पायलट से प्लेन का कंट्रोल छीन लेता है और प्लेन को सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर उड़ाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दोस्तों उस वक्त की बड़ी ही मॉन्यूमेंटल हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी और एक समय में ये यूएस की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से हुआ करती थी। हाईजैकर्स प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में ले जाकर क्रैश कर देते हैं। एकदम से अमेरिका में हड़कंप मच जाता है। जैसा कि हमने पहले बताया, इस घटना के बारे में व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रू हिलकार्ट जूनियर यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश को इन्फॉर्म करते हैं, जो उस समय एक स्कूल के दौरे पर थे। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट को उनकी बात पर यकीन नहीं होता। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ होना नामुमकिन है। जरूर प्लेन के पायलट को हार्ट अटैक आ गया होगा, जिससे यह घटना घटी है। लेकिन इस घटना के सिर्फ 17 मिनट बाद ही पता चलता है कि यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 को भी 5 हाईजैकर्स द्वारा हाईजैक किया जा चुका है। एक बार फिर से हाईजैकर्स फ्लाइट को ओवरपावर करते हैं और प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और एक बार फिर वही सब होता है। हाईजैकर्स प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ ले जाते हैं और इस बार साउथ टावर में क्रैश कर देते हैं। लोग अभी पहले क्रैश को ही समझ नहीं पा रहे थे कि इस दूसरे क्रैश ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। इस समय यूएस प्रेसिडेंट क्लास सेकंड के स्टूडेंट्स के साथ एक रीडिंग एक्सरसाइज कर रहे थे। उसी वक्त एंड्रू कार्ड क्लासरूम में आते हैं और धीरे से बुश के कानों में 11 शब्द कहते हैं। अ सेकंड प्लेन हिट द सेकंड टावर, अमेरिका इज अंडर अटैक। लेकिन बुश उस क्लासरूम में बैठे रहते हैं। वो स्टूडेंट्स के साथ अपनी रीडिंग एक्सरसाइज को अगले 7 मिनट तक जारी रखते हैं। उनके लिए ये 7 मिनट बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि इन्हीं 7 मिनट में दुनिया भर में खबर फैल चुकी होती है कि यूएस के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 प्लेन्स क्रैश हो गए हैं। बाद में बहुत से लोग जॉर्ज बुश के इस बिहेवियर को क्रिटिसाइज भी करते हैं कि जब उन्हें सारी खबर मिल गई थी तो उन्होंने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया, उन्होंने क्यों इसे इग्नोर किया। वैसे भी यह सिलसिला थमा नहीं था। कुछ समय बाद ही खबर आती है कि 2 और प्लेन हाईजैक हो चुके हैं। एक थी अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 और दूसरी यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93। फ्लाइट 77 ने लॉस एंजलिस के लिए अमेरिका के वॉशिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था
और फ्लाइट 93 ने न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया के लिए टेक ऑफ किया था। फ्लाइट 77 में 5 हाईजैकर्स थे और फ्लाइट 93 में 4 हाईजैकर्स थे। हाईजैकर्स दोनों फ्लाइट को रीड आउट कर वॉशिंगटन डीसी की ओर टर्न कर देते हैं। बता दें कि वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैपिटल है। वॉशिंगटन डीसी से थोड़ी दूर पर ही मौजूद है यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग, जिसका नाम है पेंटागन। पेंटागन भी अपने आप में एक बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग है। हाईजैकर्स फ्लाइट 77 को पेंटागन बिल्डिंग की तरफ मोड़ देते हैं और 9:37 AM पर प्लेन को इस बिल्डिंग में क्रैश करा देते हैं। इसकी वजह से बिल्डिंग को काफी नुकसान होता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक यूएसए के सभी एयरपोर्ट्स को शट डाउन किया जा चुका था। सभी प्लेन्स जो हवा में मौजूद थे उनको ये ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि अपने नियरेस्ट एयरपोर्ट पर लैंड करें। 9:59 AM पर WTC का साउथ टावर बुरी तरह से आग लगने की वजह से कोलैप्स कर जाता है। इसी बीच फोर्थ हाईजैक प्लेन यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 के क्रैश होने का डर सबको सताने लगता है। सब अब ये अंदाजा लगाते हैं कि ये प्लान एक्चुअली में व्हाइट हाउस या यूएस कैपिटल में क्रैश कराया जा सकता है। अब व्हाइट हाउस आप सभी को पता है कि ये यूएस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये यूएसए के प्रेसिडेंट का रेजिडेंस है और वहीं यूएस की कैपिटल बिल्डिंग यूएस फेडरल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव सीट है। तो बेसिकली आप कैपिटल हिल को इंडियन पार्लियामेंट से कंपेयर कर सकते हैं। अब ये समझना मुश्किल नहीं है कि इन दोनों में से किसी भी बिल्डिंग पर प्लेन क्रैश करना कितनी बड़ी घटना हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि इस फ्लाइट में मौजूद पैसेंजर्स को इस बात का पता लग गया था कि उनका प्लेन हाईजैक हो चुका है। उन्हें जल्द ही रियलाइज हो गया था कि उनका प्लेन भी क्रैश कर दिया जाएगा, जिसके बाद उन्होंने हाईजैकर्स से फाइट करना शुरू कर दिया, जिस वजह से वो फ्लाइट अपने टारगेट पर न पहुंचकर पहले ही पेंसिल्वेनिया के एक खेत में क्रैश हो गई। इधर 10:28 AM पर WTC का नॉर्थ टावर भी गिर जाता है। खौफनाक सुबह से शुरू हुआ ये दिन दोपहर तक 3,000 लोगों की मौत का और 6,000 लोगों के घायल होने का गवाह बन चुका था। एंड्रू कार्ड उस दिन को याद करते हुए कहते हैं कि उस घटना ने सभी को एकजुट कर दिया था। उस दिन ना कोई रिपब्लिकन था और ना कोई डेमोक्रेट। उस दिन सभी अमेरिकन थे। 102 मिनट में दुनिया में बहुत कुछ बदल गया था। अब आप सभी के दिमाग में एक सवाल ये रहा होगा कि ये क्रैश कराया किसने और इसके पीछे किसका हाथ होगा, इसकी प्लानिंग कैसे हुई और सबसे बड़ा सवाल कि इसे अंजाम कैसे दिया गया, क्योंकि इतने पावरफुल देश में एंट्री करना और उस पर हमला करना कोई आम बात नहीं थी। तो आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। Who did it and how it was done? दोस्तों, इस हमले की जिम्मेदारी ली थी अल कायदा नाम के आतंकवादी संगठन ने और अल कायदा का सरगना था उसामा बिन लादेन। लादेन इसके बाद ही लोगों की नजरों में आया था। इससे पहले इसका नाम शायद ही किसी ने सुना था। लादेन ने इस हमले के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहराया था। दरअसल 1979 से लेकर 1989 तक चले अफगानिस्तान वॉर में अमेरिका ने यूएसएसआर को हराने के लिए इन मिलिटेंट्स को सपोर्ट दिया था। तो इस कहानी की शुरुआत साल 2001 में नहीं बल्कि 28 साल पहले 1973 में ही शुरू हो गई थी, जब अफगानिस्तान पर कम्युनिस्ट सपोर्ट से मोहम्मद दाऊद ने राजा जाहिर शाह की सरकार का तख्ता पलट कर दिया था और वहां अपनी सरकार बना ली थी। इस तरह अफगानिस्तान में भी कम्युनिस्ट पावर में आ चुके थे। पावर में आते ही इन्होंने वहां के रिलीजन को क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया। इस रिलीजियस क्रैकडाउन की वजह से बहुत से इस्लामिस्ट अफगानिस्तान छोड़ दूसरे इस्लामिक कंट्री जैसे पाकिस्तान में बसने लगे। ये समय कोल्ड वॉर का था, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे के आमने सामने थे। ऐसे में यूएस और ब्रिटेन ये बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे कि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमाने में कामयाब हो गया है। ऐसे में यूएस और ब्रिटेन ने सोवियत यूनियन के खिलाफ लोगों को देश छोड़कर जाने के लिए इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान गए अफगानियों को हथियार और पैसा देना शुरू कर दिया और यहीं से एक जिहादी मूवमेंट की शुरुआत हुई, उन लोगों के खिलाफ जो अल्लाह में विश्वास नहीं रखते थे, यानी कम्युनिस्ट्स के खिलाफ। इस मूवमेंट में कई यंग नेता शामिल हुए थे जो आगे चलकर तालिबान जैसे संगठनों का हिस्सा बनते हैं। इसमें अहमद शाह मसूद जैसे लोग भी शामिल थे जो कट्टर इस्लाम के खिलाफ थे। तो ऐसे लोग भी थे जिन्हें पाकिस्तान की तरफ से फंडिंग दी जा रही थी। आगे चलकर इन्हें ही मुजाहिदीन मिलिटेंट्स के नाम से जाना गया। इनकी वजह से अफगानिस्तान में अनस्टेबिलिटी पैदा हो गई।
ये अनस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि सोवियत यूनियन को ये लगने लगा कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट से कुछ संभल नहीं रहा, जिसके बाद सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लिया और अगले 10 सालों तक उस पर राज किया। ऐसी परिस्थिति में सऊदी अरेबिया जैसे देश भी खुद को कम्युनिस्ट खतरे में देख रहे थे। उनको इस बात का डर था कि कहीं कम्युनिस्ट्स अफगानिस्तान के थ्रू ईरान, इराक और मिडल ईस्ट में न फैल जाएं। अगर ऐसा हुआ तो ये इस्लाम धर्म के लिए किसी खतरे से कम नहीं होगा। वो नहीं चाहते थे कि सोवियत यूनियन पर्शियन गल्फ यानी खाड़ी देशों की तरफ बढ़े। इनको रोकने के लिए सऊदी अरेबिया के अमीर लोगों ने पाकिस्तान में बैठे मुजाहिदीन को पैसा प्रोवाइड करना शुरू किया। उसी समय सऊदी अरेबिया के कई अमीर लड़के भी जिहाद की लड़ाई में शामिल हुए और उन्हीं में से एक ओसामा बिन लादेन भी था। एक तरह से पाकिस्तान यूएसएसआर को रोकने के लिए फ्रंटलाइन कंट्री बन गया था। लेकिन 1991 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो ओसामा एंटी यूएस हो गया, क्योंकि इराक एक इस्लामिक कंट्री था। कुछ सालों बाद 1996 में अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया और उनकी सरकार बन गई। इसके बाद लादेन अफगानिस्तान में प्रॉपर तरीके से रहने लगा। लादेन ने 1996 से लेकर 1998 तक कुछ टेरर इवेंट्स को अंजाम दिया। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट था लेबनान अटैक। इस अटैक में लादेन ने अफ्रीका की एम्बेसी पर अटैक करवाया था। इसमें काफी लोग मारे गए थे। इससे लादेन को मोटिवेशन मिल गया कि वो अमेरिका पर भी हमला कर सकता है, उससे अपना बदला ले सकता है, और यहीं से 9/11 अटैक की प्लानिंग शुरू हो गई। लादेन ने इसके लिए अफगानिस्तान से 19 मिलिटेंट्स को चुना और उनको इस अटैक के लिए ट्रेन किया। बता दें कि इनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में ही की गई थी। उनकी ये ट्रेनिंग 1999 में जाकर खत्म हुई थी, जिसके बाद 2001 के मार्च तक सबको एक एक कर छोटे छोटे ग्रुप्स में अमेरिका भेजा गया। इनमें से कुछ को प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी गई थी, और वो भी अमेरिका में ही। यूएस टुडे ने अमेरिकन जांच एजेंसी FBI की रिपोर्ट के आधार पर अपने एक आर्टिकल में अटैक से जुड़ी हुई कई अहम जानकारियां लिखी थी। इस आर्टिकल में बताया गया था कि हानी हंजूर और नवाफ अल हाजमी नाम के 2 आतंकी हमले से काफी पहले ही अमेरिका पहुंच गए थे। ये न्यू जर्सी में आम जिंदगी जी रहे थे। हंजूर ने यहां प्लेन उड़ाना भी सीखा था। इन दोनों आतंकियों ने किसी भी तरह की फेक आईडी का इस्तेमाल नहीं किया। न ही ये लोग अंडरग्राउंड रहे, बल्कि अमेरिका में एक आम इंसान की तरह ही रहते थे। सभी 19 टेररिस्ट्स ने अमेरिका में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ एंट्री की। इनके पास वीजा भी लीगल था। हालांकि इनमें 2 आतंकी ऐसे भी थे जो अमेरिकन एजेंसी के रेडार पर थे। CIA को पता था कि अल हाजमी और खालिद अल मिदहार अल कायदा के ऑपरेटिव्स हैं। CIA ने इन दोनों को मिडल ईस्ट से मलेशिया और मलेशिया से थाईलैंड तक ट्रैक भी किया। लेकिन CIA ने यह जानकारी FBI को नहीं दी, जबकि अल कायदा चीफ ओसामा बिन लादेन की धमकी का भी सबको अंदाजा था। अमेरिकन एजेंसीज को भी यह पता था कि 5 जनवरी 2000 को मलेशिया में हुई मीटिंग में अटैक करने की प्लानिंग की गई है। FBI के कई स्पेशल एजेंट्स आज भी सवाल उठाते हैं कि आखिर CIA ने FBI से वो जानकारी शेयर क्यों नहीं की। इसके बारे में अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं है, और अमेरिका की इस बड़ी लापरवाही की वजह से आतंकवादियों ने इतने बड़े हमले को अंजाम दिया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? अमेरिका ने इस हमले का बदला कैसे लिया और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ा, आइए जानते हैं। इंपैक्ट ऑफ 9/11। 9/11 के इस हमले ने कुछ ही घंटों के भीतर दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया। अमेरिका के खिलाफ हुए इस टेररिस्ट अटैक ने एक नए युग की शुरुआत कर दी थी, जब आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के नए राजनैतिक विचार का जन्म हुआ था। इसके तहत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वेस्टर्न कंट्रीज की मिलिट्री पावर का सबसे बड़ा मोबिलाइजेशन देखने को मिला। 9/11 हमले के 9 दिन बाद 20 सितंबर 2011 को यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश ने टेरर के खिलाफ वॉर ऑन टेरर का ऐलान किया। बुश ने कहा, टेररिज्म के खिलाफ हमारी लड़ाई अल कायदा से शुरू होती है, लेकिन ये यहीं खत्म नहीं होगी। ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक दुनिया में हर आतंकी संगठन का पता नहीं लगा लिया जाता, उन्हें रोका नहीं जाता और उन्हें हराया नहीं जाता। इसके बाद ही अमेरिकन फोर्सेस एक्शन में आ गई। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के तहत पहले अफगानिस्तान और फिर इराक में मिलिट्री ऑपरेशंस शुरू किए गए और अल कायदा के नेटवर्क को बर्बाद करना शुरू किया गया। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया के 136 कंट्रीज ने अमेरिका को मिलिट्री असिस्टेंस ऑफर किया। 142 कंट्रीज ने टेररिस्ट्स की प्रॉपर्टीज को फ्रीज कर दिया।
अकेले अमेरिका ने ही 153 टेररिस्ट्स और टेररिस्ट ग्रुप्स की आर्थिक कमर तोड़ दी। हालांकि 9/11 हमले के असली गुनहगार ओसामा बिन लादेन को मारने में अमेरिका को 10 साल लग गए। 2011 में पाकिस्तान में स्ट्राइक कर लादेन को मारा गया। दुर्भाग्यवश 9/11 हमले से मुस्लिम्स के सामने पहचान का संकट भी नजर आया। अमेरिका में इस्लामोफोबिया फैल गया। जेनोफोबिया की एक नई लहर देखने को मिलती है, जिसके टारगेट मुस्लिम्स और साउथ एशियन मूल के लोग थे। अमेरिका में रह रहे मुस्लिम्स को नफरत का सामना करना पड़ता है और उन्हें शक की निगाह से देखा जाने लगता है। यहां तक कि काफी बेगुनाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। 2001 में ही 481 हेट क्राइम इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। हजारों बेकसूर लोग इस हमले की आग में जलते रहे। पूरी दुनिया में इस पर चर्चा हुई। इतना ही नहीं, अमेरिका में रह रहे इंडियन सिख्स को भी मुस्लिम समझकर मारा जाता है। इसकी वजह से कहीं न कहीं एक्सट्रीमिज्म और ज्यादा बढ़ता नजर आता है। कई लोग गुस्से में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने का यही एक तरीका है। अमेरिका का वॉर ऑन टेरर टॉर्चर का सिनोनिम बन गया। इस थीम को कई डॉक्यूमेंट्रीज और बॉलीवुड फिल्म्स जैसे न्यूयॉर्क और माय नेम इज खान जैसी फिल्म्स ने बखूबी दर्शाया है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी 9/11 अटैक की कहानी। इस घटना को 21 साल पूरे हो चुके हैं। अमेरिका के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व इतिहास में ये काला दिन है। देखा जाए तो अमेरिका ने भले ही ओसामा बिन लादेन को मारकर अपना बदला ले लिया हो, लेकिन इस जंग में लाखों बेकसूर लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया है। दशकों के एंटी टेररिज्म मिशंस के बावजूद वर्ल्ड में आज भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में इसका खतरा बना हुआ है। अमेरिका द्वारा इस घटना के बाद उठाया गया कदम एक बिना सोचा समझा हाइपर रिएक्शन था, जिसमें न जाने कितने मासूम और बेगुनाह लोगों को अनगिनत टॉर्चर से गुजरना पड़ा। हां, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि इस घटना ने टेररिज्म के प्रति वेस्टर्न वर्ल्ड की आंखें जरूर खोल दी। उन्हें यह समझ आ गया कि टेररिज्म सिर्फ एक रीजन की समस्या नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल थ्रेट है, जिससे सभी को मिलकर लड़ने की जरूरत है। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? किस तरह 9/11 अटैक टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट में एक वाटरशेड इवेंट का काम करता है? अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।